वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, है ना। विद्युत धारा एवं परिपथ। तो विद्युत धारा एवं परिपथ में समझने के लिए आपको विद्युत धारा को समझना पड़ेगा और परिपथ को समझना पड़ेगा, है ना। तो पहले हम लोग परिपथ को समझते हैं। परिपथ का मतलब एक सर्किट होता है जिसमें धारा प्रवाहित होती है ना। एक सर्किट होता है, घर में आप लोग देखे होंगे। तो उसको सर्किट को बस को परिपथ नहीं बोलेंगे, जिसमें जो धारा प्रवाहित होगी उसको पूरा पूरा परिपथ बोलेंगे। तो इसको हम लोग प्रैक्टिकली देख लेते हैं पहले। चलिए, तो विद्युत धारा एवं परिपथ में हमको पहले छोटी छोटी बात समझना पड़ेगा कि ये पूरा हमारा एक परिपथ है जिसमें विद्युत धारा क्या होगी, प्रवाहित होगी। तो विद्युत धारा एवं परिपथ बोला जाए तो मतलब हम लोग यहाँ से देखिए, यहाँ से ये प्लस और एक माइनस होता है। तो प्लस होता है तो प्लस से हम लोग क्या करेंगे, विद्युत प्रवाहित करवाएंगे, है ना। और माइनस से होता है होकर जाता है जो यहाँ पर जाता है, और यहाँ से होते हुए जो बल्ब है यहाँ पर अटैच होती है, और दोनों जब एक साथ क्रिया करती है तब ये बल्ब जलती है। तो इसमें जो प्रवाहित होगा वो कहलाएगा विद्युत धारा। मतलब यहाँ से हम लोग जो प्रवाहित करेंगे वो कहलाएगा विद्युत धारा। और ये पूरा जहाँ पर ये प्रवाहित होती है उसको बोलते हैं परिपथ। पथ मतलब रास्ता होता है, तो इसको पूरा बोलेंगे परिपथ, है ना। और जिस पर विद्युत धारा प्रवाहित होगी, जैसे कि हम लोग क्या करेंगे कि इस पर विद्युत धारा हम लोग प्रवाहित करेंगे, ठीक है। तो विद्युत धारा है वो तो दिखता नहीं है ना। इसके लिए एक यंत्र होता है, यंत्र तो अभी नहीं है हमारे पास। तो यंत्र के माध्यम से पता चलता है कि इसमें विद्युत धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है ना। यहाँ पर आवेश होता है पूरा, क्या होता है, आवेश पूरा यहाँ पर होता है इसमें जब विद्युत प्रवाहित होती है तब। तो ये तो क्लियर हो गया आपको, है ना, कि इसको बोलते हैं परिपथ। और इसमें जो प्रवाहित होगी उसको बोलेंगे हम लोग विद्युत धारा। इकाई समय में प्रवाहित होगी, है ना। और आपको बता दूँ कि चालक किसे कहते हैं। मतलब ये जो वायर है, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे चालक। क्या बोलेंगे, चालक। मतलब इसी में विद्युत क्या होगी, प्रवाहित होगी। मतलब जो अनुप्रस्थ काट है इसको हम लोग ऐसे काटते हैं, ऐसे बीच से। तो काटते इसके बाद इसके सामने को भाग के तो देखेंगे तो ऐसे शुरू भाग को, तो उसका क्या कहलाएगा, अनुप्रस्थ काट कहलाएगा, ठीक है। तो अनुप्रस्थ काट में कौन बहता है, धारा बहता है। क्लियर हो गई। अब इसमें हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं। मान लो जाए, देखिए इसमें हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं। मान लो जाए यहाँ से ठीक, यहाँ से विद्युत प्रवाहित कर दिया हम लोग, ठीक है। तब क्या होता है कि यहाँ से विद्युत है वो है निकल रही है और इसमें होकर जा रही है ना। तो क्या जा रही होगी, जिसके फलस्वरूप ये लाइट जला, ये इसमें जा रही है धारा। क्या जा रही है, धारा, जिसको हम लोग बोलते हैं विद्युत धारा, ठीक है। और ये धारा जाती है, ठीक है, और ऐसे किस में जा रही है, पूरा परिपथ में जा रही है। जिसको हम लोग पूरा बोलेंगे परिपथ। क्या बोलेंगे, परिपथ, है ना। और इसको परिपथ बोलेंगे। और चालक किसको बोलेंगे, जो ये वायर है जिस पर विद्युत धारा प्रवाहित होती है इसको हम लोग बोलेंगे चालक। तो चालक के बारे में पता चल गया होगा। और है ना, यहाँ पर देखिए ये स्टील का कुछ है, ठीक है। स्टील मतलब स्टील क्या है, विद्युत का सुचालक होता है ना। तो चालक और सुचालक क्लियर हो गया होगा। और धारा किसको बोलते हैं वो भी क्लियर हो गया। और ये चालक है जिस पर धारा प्रवाहित होती है उसको बोलते हैं चालक बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ये बात तो समझ आ गई होगी कि विद्युत धारा क्या है और परिपथ क्या है ना, सर्किट क्या है। तो एक्चुअली में पूरा मैंने जो परिपथ बताई है ना, ऐसे पूरा जहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित उसको परिपथ बोलते हैं। लेकिन परिपथ का एक्चुअली में अर्थ होता है सर्किट होता है, जहाँ से जो विद्युत धारा है वो प्रवाहित होती है ना। जैसे कि सर्किट है, यहाँ से विद्युत धारा यहाँ से यहाँ प्रवाहित होती है, इसको लोग बोलते हैं परिपथ। क्या बोलते हैं, परिपथ, है ना। चलिए, तो विद्युत धारा परिपथ क्लियर हो गया। अब हम विद्युत धारा का हम लोग डेफिनेशन की ओर चलते हैं, है ना। चलिए, तो विद्युत धारा वह कुल आवेश है। मैंने आवेश बताया था, वहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें क्या उत्पन्न होता है, आवेश उत्पन्न होता है ना। तो विद्युत धारा वह कुल आवेश है जो कि चालक के अनुप्रस्थ काट, चालक मतलब कौन, जिस तार पर विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसको बोलते हैं हम लोग चालक। तो विद्युत धारा वह कुल आवेश है जो कि चालक के अनुप्रस्थ काट, जो चालक है उस चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में, अनुप्रस्थ काट मतलब इसको ऐसे सीधे हम लोग काटेंगे सामने से तो उसको अनुप्रस्थ काट निकलेगा, ठीक है। तो उसी अनुप्रस्थ काट में जितना लंबाई जितना चौड़े होगा उसी में जो धारा क्या करती है, गमन करती है। तो विद्युत धारा वह कुल आवेश है जो कि चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में से इस क्षेत्रफल में से इकाई समय में गुजरता है या प्रवाहित होता है, ठीक है।
तो वही क्या कहलाता है, विद्युत धारा। क्या कहलाती है, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा वहाँ कुल आवेश है जो कि चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में से, उस क्षेत्रफल में से मतलब उसके गुजरता है, उसमें से गुजरता है, उस क्षेत्रफल में से इकाई समय में गुजरता है। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, है ना। आवेश का ऐसा ही मात्रक, जो आवेश है, आवेश है ना, आवेश के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। जो आवेश है उस आवेश का ऐसा ही मात्रक कुलाम्स होता है। क्या होता है, कुलाम्स। मैंने विद्युत धारा का मात्रक नहीं बताया है, ठीक है, मैंने आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक क्या है, कुलाम्स। ठीक, ओके, ये तो क्लियर हो गया, आपको परिभाषा क्लियर हो गया, है ना। चलिए अब चलते हैं कि यदि आवेश Q है, यदि आवेश कौन है, Q है, यदि Q कुलाम्ब आवेश, इसको आवेश को काट दीजिए। यदि Q कुलाम्ब आवेश किसी चालक से, कोई भी जो तार है उसको चालक बोलते हैं, तो किसी चालक से T सेकंड में प्रवाहित होती है, जो Q कुलाम्ब आवेश है वो किसी चालक से T सेकंड में प्रवाहित होती है, तो उस चालक में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का मान कितना होगा। तो विद्युत धारा को हम लोग I से प्रदर्शित करते हैं, I इक्वल टू Q। Q कौन है, ये आवेश है। क्या है, आवेश, Q/T। तो विद्युत धारा का मान क्या लेगा, आवेश का मान रहेगा और समय का मान रहेगा, ठीक, उसके बराबर रहेगा। क्या, विद्युत धारा, मतलब उसमें कितना आवेश बह रहा है और कितने समय में बह रहा है, ठीक, वह उसके विद्युत धारा के बराबर होगा, ठीक है। और विद्युत धारा का जो मात्रक है, विद्युत धारा का जो मात्रक है, ठीक है, वो है एम्पियर। ठीक, मतलब एम्पलीफायर को याद रखना, विद्युत एम्पलीफायर में बढ़ती है, ठीक है। और देखिए आवेश का मात्रक कुलाम, इसको कैसे याद रखना है कि यदि कोई व्यक्ति आवेश में आता है, यदि कोई व्यक्ति किस में आता है, आवेश में आता है, तो उसको कूल कर देना चाहिए, कुलाम्स, कूल, ठंडा कर देना चाहिए। आवेश में आता है उसको ठंडा कर दे, तो आवेश कुलाम। और इसमें विद्युत धारा, विद्युत है जब एम्पियर में अर्थात एम्पलीफायर में प्रवाहित होती है, तो एम्पलीफायर चलता है, विद्युत एम्पलीफायर, ठीक। तो ये हो गया विद्युत धारा। अब हम लोग चलते हैं एम्पियर का परिभाषा में कि एक्चुअली में एम्पियर का मतलब क्या होता है। चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या है, एम्पियर है। और एक बार चीज़ बताता हूँ कि ये कौन सी राशि बोलेंगे तो अदिश राशि है, ठीक है। ये जो विद्युत धारा है वो कौन सी राशि है, अदिश राशि है। अब हम लोग चलते हैं एम्पियर की परिभाषा में। एक एम्पियर का मतलब क्या होता है ना, कि जब किसी चालक के अनुप्रस्थ कांट में से, कोई भी चालक है, तार है जैसे कि, उसके अनुप्रस्थ कांट में से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश, 1 सेकंड में, कितने सेकंड में, 1 सेकंड में यदि 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होती है ना, तब उस चालक में से प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा 1 एम्पियर कहलाती है। मतलब ये एक चालक है, तार है, उस चालक में 1 सेकंड में, ठीक है, 1 सेकंड में यदि 1 कूलाम आवेश प्रवेश करती है या प्रवाहित होती है, 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होती है, तो उस जो चालक उसमें प्रवाहित होने जो विद्युत धारा है, उस विद्युत धारा का मान कितना होगा, 1 एम्पियर होगा। मतलब 1 एम्पियर की यही परिभाषा है, इसे हम लोग ए से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम आवेश बटा 1 सेकंड। मतलब 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश है उस चालक में अगर प्रवाहित होती है, तो उस स्थिति को हम लोग बोलेंगे 1 एम्पियर। क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर। क्लियर हो गई। चलिए तो आगे कुछ जानकारी दे देता हूँ कि विद्युत परिपथ के आरेख में प्रयुक्त चिन्ह, जैसे कि ये सेल है, सेल तो आप लोग देखेंगे घर में, है ना। इसका चिन्ह ही है, चिन्ह को याद करना है क्योंकि इसका चिन्ह आ सकता है। ये सेल नहीं आएगा ना, तो सेल क्या है इसको नहीं आएगा, कि सेल का चिन्ह क्या है, ये है, ठीक है। आपको देख कर समझ आना है कि ऐसा कहीं पर छपा हुआ है, मतलब वो किसका प्रतीक है, सेल का प्रतीक है। दूसरा क्या है, संयोजित तार, यहाँ पर 1 बिंदु और 2 बिंदु, तो संयोजित तार है, ठीक है। तीसरा 1 बिंदु 2 बिंदु 3, तो ये क्या है, संधि तार है। मतलब ये दोनों तार के बीच में एक तार और जोड़ा गया, इसको संधि तार बोलते हैं, ठीक है। तीसरा आता है विद्युत बल्ब, ऐसा चिन्ह दिखता है तो वो विद्युत बल्ब का चित्र है, ठीक है। और चलते हैं हम लोग स्विच चालू, यदि यहाँ पर दोनों ये बिंदु और ये बिंदु दोनों जुड़ी हुई अगर, तो स्विच ऑन है, ठीक है। इसमें बिंदु रहेगा बीच में, इन दोनों के बीच में क्या रहेगा, बिंदु, मतलब स्विच क्या रहेगा, ऑन रहेगा, ठीक है। अब देखिए हम यही पास कि इसमें दोनों बिंदु जुड़ा नहीं है और ये बिंदु खाली है, यहाँ पर बिंदु नहीं, यहाँ पर बिंदु है ना, यहाँ पर बिंदु नहीं, मतलब ये क्या है, स्विच क्या है, बंद है, ऐसा प्रतीक से है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर 1 2 3 लकीर इधर और 1 2 3 लकीर इधर, तो ये किसका
प्रतीक है, चिन्ह है, बैटरी का है, ये प्रतिरोध का है। इसको तो अच्छा से याद रखना कि प्रतिरोध का चित्र क्या है करके, ठीक है। अज्ञात है प्रतिवर्ती प्रतिरोध, है ना। तो प्रतिवर्ती प्रतिरोध देखिए यहाँ पर ऐसे ऊपर से तीर का निशाना है और एक तीर का क्रॉस किया है, ये प्रतिवर्ती प्रतिरोध का चिन्ह है। अमीटर ए लिखा हुआ प्लस माइनस करेगा, ये वोल्ट मीटर का है, ठीक है। वी लिखा होगा वी, ठीक है, ए और माइनस, ठीक है। और ये फ्यूज का है, फ्यूज तो किसको बोलते हैं, क्वेश्चन आता है, या फ्यूज क्या है उसको आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यही पर एक क्वेश्चन बनता है कि किसी विद्युत परिपथ में 0.4, ठीक है, ये एक किसका मात्रक है भाई, एम्पियर का है, ठीक है। तो किसी विद्युत परिपथ में 0.4 एम्पियर की विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। आवेश मतलब क्यू का मान ज्ञात करना है, और हम लोग जानते हैं कि धारा का सूत्र क्या होता है, चलिए आगे बताऊंगा, है ना। तो क्या क्या दिया, देखिए धारा का मान दिया गया है, विद्युत परिपथ, चलिए तो हमको क्या दिया गया है, आई का मान दिया गया है 0.4 एम्पियर, ठीक है। और टी समय का मान दिया है 10 मिनट, ठीक है, 10 मिनट। तो हमको क्या निकालना है, क्यू का मान निकालना है, ठीक है। तो क्यू का मान निकालना है, देखिए कि आई का मान हमारे पास है 0.4 और टी का मान हमारे पास 10, ठीक है। और अपने को क्या करना है, देखिए तो यहाँ पर क्लियर कर देते हैं हम लोग 10, तो 10 को इधर पक्षांतर करते हैं, क्यू इक्वल टू 10 इंटू 0.4 10, ठीक है। तो क्यू इधर आ गया, और इधर देखिए ये 10 किस में मिनट में है, मिनट में है, ठीक है। तो 10 मिनट का, 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 10 मिनट में 600 सेकेंड, ठीक है। तो ये 600 सेकेंड में निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 600, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्यू का मान क्या निकलेगा अपने पास, 600 इंटू 0.4, ठीक है, 24021, तो ये हो जाएगा क्यू का मान निकल जाएगा पर 240.0, ये इसका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। ऐसे हम डायरेक्टली मिनट में निकाला जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, हम मिनट में भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन अधिकतर हम लोग सेकंड में ही निकालते हैं ना, ठीक है। सेकंड में निकालेंगे क्योंकि 10 मिनट बराबर 600 सेकंड होता है, विद्युत धारा है ना। आवेश का मात्रक है वो क्या हो जाएगा, 240 कूलाम होगा, ठीक है, क्योंकि आवेश का मात्रक कौन है ना, कूलाम है। क्लियर हो गई आपको। चलिए, तो एम्पियर का मतलब भी मैंने समझा रखी है यहाँ पर। और दूसरा क्वेश्चन आता है कि देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या करता है, विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा देखिए। तो विद्युत धारा का मात्रक कौन है, एम्पियर का परिभाषा मैंने दे रखी है शुरू में, ठीक है। तो विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा देखिए, यहाँ पर डायरेक्टली एम्पियर की परिभाषा लिखिए नहीं दिया गया है, विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा। उसी तरह अन्य क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा है, विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात, क्या होगा विद्युत परिपथ में यदि अमीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाएगा। तो ये अमीटर भी मैं बताया नहीं हूँ, अमीटर हम लोग आगे बताएंगे, ठीक है। तो तभी मैं क्वेश्चन का हल बताता हूँ कि अमीटर की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, अतः उसे, ठीक है, श्रेणी क्रम में, उसको श्रेणी क्रम में ही संयोजित किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन ये कहता है कि विद्युत परिपथ में यदि अमीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाए तो क्या होगा। तो बता दूं कि अमीटर को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में ही संयोजित किया जाता है। यदि विद्युत परिपथ में अमीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाए तो विद्युत धारा का मान कम होगा, अर्थात कम धारा प्रवाहित होगी। इसीलिए अमीटर को किस में करते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है। ये श्रेणी क्रम क्या है और समानांतर क्रम क्या है, ये आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए अमीटर को मैं बताता हूँ कि अमीटर क्या है ना। अभी अमीटर के बारे में बात चल रही थी, हाँ। तो अमीटर एक ऐसा उपकरण है, जो कि विद्युत की मात्रा को दर्शाता है। इसके माध्यम से विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मापन किया जाता है अमीटर के माध्यम से, ठीक है। अमीटर के धनात्मक सिरे को सेल के धनात्मक सिरों से व सेल के ऋणात्मक सिरे को अमीटर के ऋणात्मक सिरों से जोड़ा जाता है, ठीक है। ये अमीटर के बारे में कुछ जानकारियाँ थी। चलिए, अब हमारा मेन पॉइंट आता है कि विद्युत विभव और विभवांतर क्या है ना। तो सबसे पहले विद्युत विभव और विभवांतर को समझने के लिए आपको विद्युत क्षेत्र को समझना है कि जहाँ पर आवेश रहता है वही विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र क्या है, छोटी छोटी परिभाषा आपको क्लियर करते जाना है ना।
तभी आप क्लियर कर पाओगे कि आवेश का विद्युत क्षेत्र का परिभाषा बता रहा हूँ ना, कि आवेश का वह क्षेत्र जहाँ कोई अन्य आवेश रखने पर वह आकर्षण व प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र करता है। मतलब ये तार, इसमें अगर पहले से विद्युत क्षेत्र है तो उस पर कोई अन्य पदार्थ रखेंगे तो वो या तो प्रतिकर्षण करेगा या तो आकर्षण करेगा, वही विद्युत क्षेत्र है। तो आवेश का वह क्षेत्र जहाँ कोई अन्य आवेश रखने पर वह आकर्षण व प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, विद्युत विभव और विभवांतर भी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसके बारे छोटी सी बात और क्लियर कर लेना चाहिए, है ना। अब देखें हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र हो गया क्लियर। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में चलते हैं। तो किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, कोई भी विद्युत क्षेत्र है जहाँ पर विद्युत बहता है उसको विद्युत क्षेत्र कहेंगे। तो किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक धनावेश को रखने पर, एकांक धन आवेश को रखने पर वह क्षेत्र किसी बल का अनुभव करता है। अब ये विद्युत क्षेत्र है, तो किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, ये कोई भी बिंदु पर एकांक धनावेश को रखने पर, यहाँ पर एकांक धनावेश रखते हैं हम लोग। ठीक है, एकांक धनावेश को रखते हैं, तो एकांक धनावेश को रखने पर वह क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है वह किसी बल का अनुभव करता है, या तो प्रतिकर्षण या तो आकर्षण। ठीक है, किसी बल का अनुभव करता है जो कि उस क्षेत्र के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। मतलब इस क्षेत्र की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वह कहलाती है कि यदि इसमें विद्युत धारा क्षेत्र है और उसमें हम लोग कोई एकांक धनावेश रखते हैं तो वह बल का अनुभव करती है। तो किसी विद्युत क्षेत्र में, ये जो विद्युत क्षेत्र है उस विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर एकांक धनावेश को रखने पर वह क्षेत्र, जो क्षेत्र है वह किसी बल का क्या करता है, अनुभव करता है, जो कि उस क्षेत्र की क्या कहलाती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। इसे हम लोग ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, देखिए यदि Q धनावेश रखने पर, ठीक, Q धनावेश रखने पर बल F हो तो एकांक धनावेश बल बराबर, ठीक है, F अपान Q। तो एकांक धनावेश मतलब आता है E इक्वल टू F अपान Q। ये हो गया आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, E इक्वल टू F अपान Q। तो विद्युत क्षेत्र क्या है वो क्लियर हो गया, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है ये भी क्लियर हो गया। चलिए तो हम लोग चलते हैं विभव में, है ना। विद्युत विभव और विभवांतर पढ़ने वाले थे ना, तो विभव और विभवांतर में क्या फ़र्क है देखिए, कि किसी चालक के विद्युत क्षेत्र में, हर बार ऐसा लगेगा कि वही चीज परिभाषा पढ़ रहे हैं हम लोग, लेकिन हर परिभाषा अलग अलग है, याद रखिएगा, है ना। तो किसी चालक के विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विभव पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो किसी चालक के जो विद्युत क्षेत्र, ये चालक है उसके कौन से क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, उस विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर विभव उस कार्य के बराबर है, जो विभव है वह उस कार्य के बराबर है जो कि इकाई धनावेश को, कोई इकाई धनावेश को अनंत से, बाहर अनंत से उसी बिंदु पर लाने के लिए करना पड़ता है। ठीक है, इसी बिंदु पर लाने के लिए करना पड़ता है। मतलब किसी चालक के विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विभव उस कार्य के बराबर है, वह कार्य है जो हम लोग करेंगे उस कार्य के बराबर है जो कि इकाई धनावेश को, ये देखिए इसको मान लेते हैं इकाई धनावेश, इकाई धनावेश को अनंत से उसी बिंदु पर लाने के लिए करना पड़ता है। मतलब इस इकाई धनावेश को उस बिंदु पर लाना है, ठीक है, और उसी बिंदु पर किया गया कार्य विभव है। मतलब किसी चालक के विद्युत क्षेत्र में, ये चालक है उसके विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, ये बिंदु है, किसी बिंदु पर विभव, किसी बिंदु पर विभव उस कार्य के बराबर है। मतलब इस बिंदु पर विभव है एक्चुअली में, ठीक है, उस बिंदु पर विभव उस कार्य के बराबर है जो कि इकाई धनावेश को अनंत से उसी बिंदु पर लाने के लिए, इसी बिंदु, जिस बिंदु पर ये विभव है उसी बिंदु पर वो विभव खींच कर लाता है। सीधी बात, किसको, इकाई धनावेश को। ठीक है, तो वही क्या कहलाता है, विभव। तो किसी चालक के विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विभव उस कार्य के बराबर है जो कि इकाई धनावेश को अनंत से उसी बिंदु पर लाने के लिए करना पड़ता है। इसे हम लोग V से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र विभव इक्वल टू कार्य अपान आवेश, V इक्वल टू W अपान ये Q मतलब आवेश। ठीक है, ये हो गया विभव। अब हम लोग चलते हैं विभवांतर में। किस में चलते हैं, विभवांतर। तो विभव और विभवांतर में क्या फर्क है देखिए, कि विभवांतर कार्य की वह मात्रा, वो भी कार्य है ये भी कार्य है। तो विभवांतर कार्य की वह मात्रा है जो कि धनात्मक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए करना पड़ता है। देखिए विभव में क्या है कि
उस बिंदु का वह कार्य है जो कि अनंत से धनावेश को क्या करता है, उसी बिंदु पर लाता है, वो विभव है ना। और विभवांतर वो है जो कि एक बिंदु से, इस बिंदु से दूसरे बिंदु तीसरे बिंदु, किसी भी बिंदु में ले जाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है वो विभवांतर करता है। तो विभवांतर कार्य की वह मात्रा है जो कि धनात्मक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए करना पड़ता है, वो कहलाता है विभवांतर। क्या कहलाती है? विभवांतर। बात क्लियर होगी आपको? और बता दो कि जो विभवांतर उसका जो मात्रा है, मापन किया जाता है वो वोल्ट मीटर के माध्यम से किया जाता है। कौन से मीटर? वोल्ट मीटर के माध्यम से। ठीक है, तो ये हो गया विभवांतर और विद्युत और विभवांतर। ठीक है, सॉरी, विभव और विभवांतर। विभव को विद्युत विभव भी कहते हैं। ठीक है, तो विभवांतर के जस्ट बाद हम लोग चलेंगे एक मेन टॉपिक ओम के नियम में। जी, तो आगे का जो हमारा टॉपिक है वो है ओम का नियम। ठीक है, ये ओम्स रूल है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो सबसे पहले इस नियम को समझने का आपको दो चीज़ जानना जरूरी है। ठीक है, तो पहला तो ये चीज़ पहले आपको जानना है विभवांतर क्या है, और दूसरा जानना है आपको धारा क्या है। तो विभवांतर और धारा के, विद्युत धारा ना, उस धारा की परिभाषा मैंने दे रखी है। ठीक है, इस वीडियो के शुरुआत में, और विभवांतर की परिभाषा भी दे रखी है। अब आपको जानना है कि ओम का नियम क्या है। इसके लिए हम लोग कुछ ग्राफ में देखते हैं। चलिए इस तरह से कुछ ग्राफ तैयार करते हैं। ठीक है, हमारे पास एक ग्राफ है, इसमें आप देखिए एक तरफ ये धारा है, ठीक है, और ये क्या है? विभवांतर है ना। इसको ग्राफ में एक्स वाई से प्रदर्शित करते हैं, इसको धारा और ये विभवांतर है ना। यहाँ से धारा क्या होती है? प्रवाहित होती है ना। अब इन दोनों के बीच संबंध, यही संबंध को अगर समझेंगे तो हम लोग समझ जाएंगे ओम के नियम क्या है। क्लियर कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो चलिए चलते हैं हम लोग ओम के नियम में, है ना। तो सन 1827 में जॉर्ज साइमन ओम ने प्रयोग द्वारा यह पता लगाया कि किसी चालक के सिरे, चालक मतलब मैंने बताया था जो तार है जिस पर विद्युत धारा प्रवाहित है उसको बोलते हैं चालक, जिस पर विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसको बोलते हैं चालक, है ना। तो प्रयोगों द्वारा पता लगाया कि किसी चालक के सिरों पर, उनके जो सिरे होते हैं, एक सिरा दूसरा सिरा, ठीक है, सिरों पर लगाए गए जो विभवांतर हैं और उसमें बहने वाली जो धारा है, उस धारा के मध्य एक निश्चित संबंध होता है। मतलब विभवांतर V और धारा कौन है? I। इन दोनों के बीच क्या होता है बोला जा रहा है? एक निश्चित संबंध। ये आपको समझने का है, ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। कि 1827 में जॉर्ज साइमन ओम ने प्रयोग द्वारा यह पता लगाया कि किसी चालक के सिरों पर लगाया गया जो विभवांतर है, जो चालक है उसके सिरों पर लगाया गया कौन? विभवांतर, और उसमें बहने वाली जो धारा है उस धारा के मध्य एक निश्चित संबंध होता है ना, जिसे उन्होंने एक नियम के रूप में प्रतिपादित किया। इस नियम के अनुसार, है ना। तो किसी चालक की, यहाँ से हमारा मेन टॉपिक शुरू होता है कि किसी चालक की भौतिक अवस्था, जैसे कि लंबाई, ताप, है ना। मतलब जो चालक है उसकी भौतिक अवस्था, मान लंबाई भी कह सकते हैं, ताप कह सकते हैं। तो किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो, यदि उसकी लंबाई में भी वृद्धि ना हो, ताप में वृद्धि ना हो, है ना। तो ये बोला जा रहा है। तो किसी चालक की भौतिक अवस्था, चालक मतलब तार को समझे ना, एक तार नहीं बताया जी, तार में ही क्या होता है? धारा प्रवाहित होती है ना, ठीक। तो किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा, उस तार में प्रवाहित होने वाली धारा, अर्थात उस चालक में प्रवाहित होने वाली जो धारा है और उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर, उनके जो सिरे होते हैं, तार के जो सिरे होते हैं, पहला सिरा दूसरा सिरा ना, ठीक है, जितने भी सिरे होते हैं उसके, तो दो ही सिरा होता है अधिकतर, आप तो जानते हैं ना। तो किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो, उसके भौतिक अवस्था में लंबाई चौड़ाई में बढ़ना या कम नहीं होना चाहिए, है ना। तो बढ़ेगा नहीं, मतलब उसी अवस्था में रहेगा। तो किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रवाहित होने वाली जो धारा है, उस चालक में प्रवाहित होने वाली जो धारा है उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है ना। ठीक है, यहाँ आपका मेन टॉपिक यहाँ से खत्म हो जाता है। ठीक है, रिपीट करके और सुनिए। अब देखिए कि यदि किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर V है, क्योंकि विभवांतर को हम लोग V से प्रदर्शित करते हैं, V है, और बहने वाली धारा I है, तो निम्नानुसार। चलिए अब इसी को मैं क्लियर कर देता हूँ कि मैंने परिभाषा क्या बताई कि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो, भौतिक अवस्था में, किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा मतलब I, ठीक, I। तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा मतलब I, उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर मतलब V, ठीक है। तो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर V के
अनुक्रमानुपाती, मतलब ये जो चिन्ह लगा हुआ है किसका चिन्ह है, अनुक्रमानुपाती होता है। यदि किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर V है और बहने वाली धारा I है तो इस निम्नानुसार V विभवांतर, I क्या है, धारा है, और दोनों के बीच में क्या लगा है, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है। ठीक है, अब आगे देखिए, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह को आप लोग हटाते हैं तो V = RI। ठीक है, कोई ना कोई स्थिरांक लगाना होता है या नियतांक लगाना होता है। ठीक है, तो V = RI, तो जहाँ R एक नियतांक है, ये नियत अंक है। ठीक है, नियतांक है। अधिकतर आप लोग देखना कि कहाँ पर हम लोग नियतांक लगाते हैं तो नियतांक का मान 1 होता है ना, 1 लेते हैं ना। तो जहाँ R एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, जो R लगाए वो क्या है, प्रतिरोध है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, समीकरण 1 को निम्न प्रकार से भी लिखा जा सकता है। देखिए कि V = RI है तो उसको R को इधर कर, I को इधर पक्षांतर कर देते तो V/I हो जाएगा, तो R = हो जाए V/I। ठीक है, तो इस तरह से ये जो प्रतिरोध है R है ना, प्रतिरोध = विभवांतर, V मतलब विभवांतर और I मतलब क्या होता है, धारा। तो ये एक प्रकार से ओम का नियम है ना। ठीक है, और देखें, यदि विभवांतर 1 वोल्ट, धारा 1 एम्पियर हो, विभवांतर है 1 वोल्ट और धारा 1 एम्पियर हो, तो प्रतिरोध 1 ओम के बराबर होती है। अर्थात 1 ओम बराबर कितना होता है, बोलेंगे 1 वोल्ट/1 एम्पियर। ठीक है, एक विभवांतर 1 वोल्ट और धारा 1 एम्पियर, विभवांतर 1 वोल्ट और धारा 1 एम्पियर। ठीक है, इस तरह से ये ओम का नियम क्लियर हो रही है, और यहाँ पर आपको ग्राफ भी बनाना है ऐसी। ठीक है, तो इस तरह से क्लियर हो गई है ना। और नेक्स्ट पार्ट अब जब आएगा तो आप नोटिफिकेशन में देखते रहिए, तब तक सब्सक्राइब करिए, तभी आपको नोटिफिकेशन दिखाई देगा। ठीक है।